नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। आइए आज खबरों की शुरुआत करते हैं दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले के लोगों पर हमला करने वाले बंदरों को आखिरकार वन विभाग की टीम ने 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पकड़ लिया है। बंदरों का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें फिलहाल मैत्री बाग जू में रखा गया है, लेकिन वन विभाग इन दिनों बंदरों को जल्द ही राजनांदगांव के बाघ नदी के जंगलों में छोड़ने की तैयारियां कर रहा है। दुर्ग में पिछले 5 दिनों से बंदरों के आतंक से परेशान दुर्ग शहर के लोगों को अब निजात मिल चुकी है। अपने झुंड से अलग होकर 3 बंदर शहर के करीब 10 से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं। वहीं 3 लोगों का शासकीय व निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बंदरों के आतंक से परेशान होकर कसारीडीह वार्ड के नागरिकों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी लगातार 3 से 4 दिनों तक मेहनत करती रही और एक एक करके आखिरकार तीनों बंदरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग के वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि दीपावली के समय किसी शरारती तत्व ने बंदरों के झुंड पर पटाखे की लड़ी फेंक दी थी और उसी से परेशान होकर 3 बंदर झुंड से भटक गए और इसके बाद उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा और इसके बाद झुंड से बिखरे बंदर आक्रामक होकर लोगों को काटना शुरू कर दिए। वन मंडल अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में बंदरों का झुंड शहर में ही है और शहर के लोगों से अपील भी है कि बिना वजह इन वन्य जीवों के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि छेड़खानी करने के बाद ही वे हिंसक होकर प्रतिक्रिया करते हैं। दुर्ग शहर में अचानक से बंदरों के हिंसक होने से लोगों में भी दहशत छाया हुआ था, लेकिन अब झुंड से अलग हुए बंदरों को वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें दुर्ग के अलावा रायपुर और राजनांदगांव की टीम बुलाई गई थी। रेस्क्यू किए गए बंदरों को विभाग बाघ नदी के जंगलों में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। दुर्ग वन मंडल की टीम इसमें लगी हुई थी। हमारे सारे स्टाफ उन बंदर को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। उन सारे बंदरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो लोगों को घायल कर दिया गया था उन्हें भी हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा दी गई है और जो अग्रिम राशि दी जाती है वो दे दी गई है। और इसमें यह है कि जो बंदर अभी दुर्ग शहरों में हैं, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उनको एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस दें, उनको आप छेड़े ना। अगर आप बंदर को छेड़ेंगे तभी वो प्रतिक्रिया में रिएक्ट करता है और ख़ासकर जो अल्फ़ा मेल वगैरह होते हैं उनको आप तंग ना करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में 1 अक्टूबर से 5G नेटवर्क सर्विस शुरू कर दी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सेवा शुरू होनी है, लेकिन लोगों को मैसेज और कॉल करके ठग सिम को 5G में अपडेट कराने का झांसा देकर जाल में फंसाने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। गिरोह सदस्य 5G कराने के नाम पर मोबाइल पर OTP भी भेज रहे हैं, जिसके लिए सावधान रहने की अपील की गई है। गिरोह के सदस्य 5G कराने के नाम पर मोबाइल पर OTP भेज रहे हैं। दुर्ग के कुछ लोगों को इस तरह का मैसेज आकर उनसे OTP पूछा गया है। दुर्ग पुलिस ने इसे लेकर लोगों को अलर्ट किया है और किसी को भी OTP शेयर नहीं करने की सलाह दी है। SP ने कहा कि जनता से अपील करता हूं कि जो भी 5G अपडेट के लिए मैसेज आता है उसको नज़रअंदाज करें। जिसको भी सिम को 4G से 5G करना है वह रिटेलर के पास जाए, फिंगरप्रिंट दे, वहीं बिना आधार लिंक के 4G से 5G नहीं किया जा सकता और किसी को भी अपना OTP ना बताएं। मेरा जनता से भी आह्वान है कि जो 5G अपडेट करने के जो मैसेज आते हैं उसको नज़रअंदाज करें। जिसको भी अपने सिम को 4G से 5G करना है वो रिटेलर के पास जाएं, वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट दें और 4G से 5G में वो कन्वर्ट करें। बिना ऑथेंटिकेशन के, आधार ऑथेंटिकेशन के कोई भी 5G में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। किसी भी हाल में KYC अपडेट और OTP के नाम पे रजिस्टर ना करें, नहीं तो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे गायब हो जाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई समितियां ऐसी हैं जहां पर धान खरीदी शुरुआत नहीं की गई है, जिसे लेकर किसान काफी परेशान हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और कई समितियों में धान खरीदी बिक्री का कार्य चल रहा है, लेकिन चंदखुरी के उपार्जन केंद्र में अभी तक धान खरीदी की शुरुआत नहीं हो चुकी है। किसानों और समिति के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि धान पूरी तरीके से सूख नहीं पाया है, साथ ही हार्वेस्टर भी अंदर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण धान उपार्जन केंद्रों में नहीं पहुंच पाया। धान सूखने में कुछ समय लगेगा। धान सूखने के बाद ही किसान अपने धान को लेकर सहकारी समिति पहुंचेंगे और उसका क्रय विक्रय कर सकेंगे। हालांकि समिति में बारदानों की कमी नहीं है, लेकिन बारदानों की भरपूर मात्रा होने के बावजूद धान का समितियों में नहीं पहुंचना एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बन गई है। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आपको भी बताते हैं। कहाँ से आए हैं और कैसी है व्यवस्थाएं? व्यवस्था तो यहाँ ठीक है। मैं कुनारी से आया हूँ। कुनारी अपना उपार्जन केंद्र पड़ता है। तो अभी ऑनलाइन टोकन को लेकर के आपने लिया है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे? अभी तो फिलहाल मेरे फसल कटाई नहीं हुआ है, गीला है अभी। ज़मीन तो हार्वेस्टर नहीं जा सकते हैं।
तो अभी कितना दिन लगेगा कि जब आप यहाँ पे बेचने आप तो पहुँच करीब सकेंगे करीब 15-20 दिन लग जाएगा। उसके बाद? और बाकी इस बार जो आवक कम हो रही है और किसानों को ऑनलाइन टोकन को लेकर के समस्याओं कुछ हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो क्या है, हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन चला नहीं पाते हैं, और जो ऑनलाइन चलाता है वही लोग उसको करेंगे, फिर यार डायरेक्ट हम यहाँ उपार्जन केंद्र में आना पड़ेगा हमको। तो इस बार फसलों की व्यवस्था को लेकर जैसे बहुत देर तक पानी होता रहा है, तो इसमें फसलों की क्या स्थिति है अभी? फसल इस साल थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा बीमारी भी तना खेदा वगैरह का ज़्यादा आ गया है, वो कमज़ोर ही थी। सरकार द्वारा जो मोबाइल के जो ऑनलाइन चलाता है, अब हम लोग उतना नहीं के हैं, ऑनलाइन चलाते ही नहीं मोबाइल तो। धान खरीदी केंद्र में आप पहुंचे हैं धान बेचने के लिए, क्या स्थिति है और अब लगभग अभी 4 दिनों में क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या अभी किसी किसान का तो धान अभी हुआ नहीं है और अभी तक टोकन भी नहीं लिए हैं। धान का सैंपल लेके आते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो इसको बोल रहे हैं सुखा के लाइए, 17% मॉइस्चर होना चाहिए तब वो किसान का धान लेंगे। अच्छा सा साफ सुथरा मॉइस्चर कम रहे, इस टाइप का धान ये लोग लेंगे। इस बार ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें थोड़ी सी तो परेशानी है किसानों को, ज़्यादा तो नहीं है। अभी यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो लोग तो टोकन ले लेंगे, मेरे को जैसे बोलोगे तो मैं ऑनलाइन चलाता नहीं तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो अभी फिलहाल अभी जिन 4 दिनों में धान खरीदी केंद्र में आप पहुंचे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्या है यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे आप? व्यवस्था के से तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि बारदाना भी है, टोकन बोलते हैं, धान का सैंपल ले आओ, टोकन ले जाओ जब चाहो, जो जिस दिन का चाहिए उस दिन का टोकन आपको मिल जाएगा। तो इससे तो मैं संतुष्ट हूँ। आवक कम देखी जा रही है, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? उसकी वजह धान हुआ ही नहीं है लूने लायक। धान का खेत गीला है, हार्वेस्टर जा नहीं सकता, ट्रैक्टर जा नहीं सकता। 1 नवंबर से जैसे तो धान आ जाता। इस साल लंबे समय तक पानी गिरा है ना, इसलिए खेत जो है गीला है। वही समिति के सदस्यों ने धान खरीदी को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियां दी। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, क्या स्थिति है आज तक की? धान खरीदी शुरू हो गई है शासन की योजना स्तर पे, और हमारे यहाँ अभी सोमवार के दिनांक के लिए 7 तारीख के लिए 7 कृषकों का टोकन जारी हुआ है। 360 क्विंटल लगभग उसमें मात्रा है। अभी की क्या स्थिति है सर, 1 तारीख से लेकर आज तक? अभी तक धान खरीदी नहीं हुई है, क्योंकि बारिश होने के कारण और ज़मीन गीला होने के कारण धान कटाई नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे किसानों का धान कटाई मिंजाई होते जा रहा है, वो अपने सुविधा अनुसार टोकन प्राप्त करके लेते जा रहे हैं। ऑनलाइन टोकन स्थिति की क्या है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? ऑनलाइन टोकन स्थिति ठीक है किसानों के सुविधा के लिए, क्योंकि रोजाना का जो 30% टोकन जारी होगा वो किसान ऑनलाइन टोकन जारी कर सकते हैं, और 70% सोसाइटी के माध्यम से यहाँ किसान टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान रुचि ले रहे हैं, जो युवा वर्ग के किसान हैं जो ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हैं, उन लोग रुचि ले रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक 1 किसान ऐसे हैं जो आगामी दिनांक के लिए टोकन जारी किए हैं ऑनलाइन। यहाँ कितने टोकन जारी किए जाएंगे इस समिति के द्वारा? नहीं, वैसा नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले की सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है। सड़कों पर उठ रही धूल के गुब्बार और गड्ढों से आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले की सड़कों की स्थिति इन दिनों बद से बदतर होती चली जा रही है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों का लगभग हाल बेहाल है। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है, इस बात को कह पाना मुश्किल है। सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से बात करो तो वह पीडब्ल्यूडी को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं और जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की जाती है तब वे नगर निगम को इस बात का दोषी ठहराते हैं। खैर स्थिति जो भी हो, लेकिन दुर्ग के मिनी माता चौक, पटेल चौक, राजेंद्र पार्क चौक सभी का हाल बेहाल है। सड़कों की वजह से आए दिन इन मार्गों पर दुर्घटनाएं होती है और धूल की वजह से इस मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही है। सड़कों की खस्ता हाल स्थिति को लेकर जब यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। इसी रोड से मोटिया चौक में जो माँ बेटी गुजर रही थी, पीछे से ट्रक आ रहा था। गड्ढे की वजह से लड़की गिर गई, अनबैलेंस हुआ और लड़की का सर पूरा फूट गया। सीधा गलती था। तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहूँगा कि रोड को प्रॉपर बनाया जाए और अच्छी देख करें। बहुत गलत है। यहाँ से रोजाना ही गुजरते, किस तरह की परेशानी सड़कों पर हो रही है आप लोगों को? अधिक मात्रा में धूल उड़ रहे हैं और यहाँ बीच में गड्ढे हैं। क्या होता है, बाइक चलाने वाले गड्ढों के बीच में आते तो अनबैलेंस हो जाता है, फिर वो गिर जाते हैं। फिर पीछे से कोई बड़ा वाहन आता है तो सडनली ब्रेक नहीं लगा पाता है, फिर हादसा हो जाता है। कभी कभी कुछ दिनों पहले हमारे सामने ही हुआ था। ये सब चीज़ें रोड के बीच में गड्ढा आ जाना क्या अचानक से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, जिसके कारण हादसे के शिकार हो जाते थे। तो ऐसा है कि इसमें ध्यान देना चाहिए ताकि ठीक हो जाए और अच्छे यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसे बनाने के बाद वापस ख़राब ना हो। ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। बस इसके अंदर पढ़ते हैं कॉलेज से रोज दिन का हम लोग आना जाना इधर जाते, जैसे हम लोग का टिफिन उफिन सर्विस से खाना वाना अक्सर यहाँ से पार होते हम लोग उसके लिए 2-3 जन रहते हैं। अक्सर यहाँ पे लगता है कि एक्सीडेंट ये सब हो ही जाएगा। कई बार इतना ट्रैफिक हो जाता है कि लोग बन नहीं पाते करते। उससे अगर अभी रास्ता खराब है, दूर तक बहुत ज़्यादा होता है और कॉलेज आने जाने में तो हम लोग को परेशानियाँ हो ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं बस जल्दी से जल्दी रोड बने। कितने साल से काम चल रहा तब जाके वहाँ तक रोड बना है। अब चाहते हैं कि हम लोग पूरे कॉलेज तक बने। आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको परेशानी होती है? ग्राई न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
भिलाई निगम के सीमा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन करने आज महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ पूरे हाईवे का निरीक्षण किया। महापौर एवं निगम आयुक्त ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कहा कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम तेज गति से गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसके लिए संसाधनों को भी बढ़ाकर कार्य करने कहा गया है। सर अगर टेक जाएगा ज़्यादा तो इसी को ले लेना, टेक काट लेना। भिलाई निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन करने आज महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ पूरे हाईवे का निरीक्षण किया। महापौर एवं निगम आयुक्त ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कहा कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम तेज गति से गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसके लिए संसाधनों को भी बढ़ाकर कार्य करने का कहा गया है। नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आकर्षक लैंडस्केपिंग भी होगी, जिससे शहर की रौनकता भी बढ़ेगी। इसके लिए और बेहतर प्लान तैयार करने के निर्देश आयुक्त ने दिए हैं। पार्किंग स्थल पर प्रवेश एवं निकासी का भी ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग स्पेस पर भी चर्चा की गई। पावर हाउस मार्केट एवं चंद्रा मौर्य चौक जैसे अन्य प्रमुख स्थानों पर बढ़ते ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। सड़कों पर धूल और मिट्टी के गुबार से निजात दिलाने के लिए हाईवे में बचे हुए सड़कों की मरम्मत एवं संधारण को शीघ्र करते हुए जीआई शीट हटाकर पूरे मलबे को हटाने के निर्देश इस दौरान नेशनल हाईवे के अधिकारियों को दिए गए हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने बताया कि इसका काम आरंभ कर दिया गया है। इस पर तेज गति से काम करने आयुक्त ने कहा। बंद पड़े टोल नाका पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सड़कों के किनारे पानी निकासी के लिए उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। नेशनल हाईवे के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों के द्वारा और बेहतर प्लान तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने भिलाई में निरीक्षण के दौरान नेशनल हाईवे के द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए थे। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई निगम की सीमा डबरापारा चौक से लेकर नेहरू नगर चौक तक का जायजा लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के लिए कहा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। केनाल रोड में खड़ी 12 भारी वाहनों पर की गई नो पार्किंग की कार्यवाही। वाहन मालिकों को भी केनाल रोड में भारी खड़ा न करने के दिए गए निर्देश। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।